हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं अली आबिद। आज 2 जनवरी है, मंगल का दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लाएगा और आज सुबह से ही आप जो कुछ करना चाहते हैं अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी जो है वो आज बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। बहरहाल सबा, आज हम बात करते हैं मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के हवाले से। हमने देखा है कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज जो हैं वो दिखने में कुछ होती हैं और अगर उनसे कभी मिला जाए या उनको बर्दाश्त किया जाए या फिर वो हम पर मुसल्लत हो जाए तो वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अलग रिएक्शन शो करते हैं। वो किसी ने कहा था ना कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। अभी अगर हम मुख्तलिफ आलमी जो लीडरान हैं अगर उनकी बात कर लें, हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें, नरेंद्र मोदी की बात कर लें या किसी और लीडर की बात कर लें, तो हमें देखने में यह आया कि जब इंतखाबी कैंपेन चलाई जा रही होती है उस वक्त वादे कुछ होते हैं, उस वक्त खारजा पॉलिसी उनकी नज़र में कुछ और होती है, लेकिन जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर एक अलग तरीके से वो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, अलग तरीके से उनकी पॉलिसियां सामने आती हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो जब वो अपनी कैंपेन चला रहे थे वो कह रहे थे हम अमेरिका को मजबूत करेंगे, हम दोस्त बनाएंगे, और अब तो लग ये रहा है कि ट्रंप दोस्त कम बना रहे हैं, दुश्मन ज्यादा बना रहे हैं। और अली, जिस तरह से आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की या मोदी की बात की, ट्रंप के हवाले से कहा जाए तो देखने में तो बड़ी जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी लगते हैं, बिजनेसमैन भी हैं और बहुत ब्रॉड विजन भी रखते हैं और लोग उनको ये भी समझते आए कि जी ट्रंप जो है जो पॉलिसीज बनाएंगे अमेरिका की या जिस तरीके से अमेरिका को चलाएंगे तो वो फुलिश एक्ट करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके बरक्स ट्रंप जो है वो पॉलिसीज इख्तियार कर रहे हैं, वो वादे पूरे कर रहे हैं जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान की थी। मोदी की पर्सनैलिटी को ले लें या ट्रंप की पर्सनैलिटी को ले लें या दीगर और वजीर आजम जो है उनकी पर्सनैलिटीज को अगर आप ले लें तो आपको लगता है कि जी इलेक्शन कैंपेनिंग में इनके वादे, इनके दावे कुछ और थे, लेकिन अब जब ये इक्तदार में आ गए हैं तो इनके दावे कुछ और हैं। तो ट्रंप के हवाले से जिन लोगों ने ट्रंप को मिसजज किया, बहुत बड़ी गलती की और बहुत बड़ी गलती इस तरह से की कि जब ट्रंप इक्तदार में आ रहे थे तो वहां पर हिलरी की जितनी भी कैंपेनिंग थी उसको लोग कहते थे जी हिलरी को आगे आना चाहिए क्योंकि हिलरी बड़ा कॉन्सेप्चुअल अमेरिका जो है वो प्रेजेंट करेंगी, डेवलपमेंट करेंगी। लेकिन ट्रंप ने आते ही जो है वो अपनी पॉलिसीज के बिल्कुल बरक्स काम करना शुरू कर दिया है और जिस तरीके से ट्रंप ने कैंपेनिंग की और जिस तरीके से ट्रंप का अब स्टांस है तो मेरे ख्याल में इसको कहते हैं कि बहुत सारे लोग उनकी पर्सनैलिटी को मिसजज कर गए। हिलरी ने ये शुरू में कह दिया था जब वो अपनी कैंपेन चला रही थी, वो कह रही थी ये पागल आदमी है, अगर इसको आपने वोट दे दिया तो ये अमेरिका को तबाह कर देगा। और हम देख रहे हैं कि जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने पूरी दुनिया में इस वक्त फितना और फसाद मचा दिया है। और हम ये भी देखते हैं कि चाहे मशरक़ वस्ता का इलाका हो या पूरी मुस्लिम दुनिया हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, हर जगह उनकी पॉलिसी जो है वो माजी से हटकर है। अगर हम इसराइल ने अपना दारुल हुकूमत जो है बैतुल मक़दस डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन दुनिया का कोई मुल्क उसको मानता नहीं है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने आके जो है वो अपना सिफारतखाना, अमेरिका का सिफारतखाना बैतुल मक़दस में दखल कर दिया। पूरी दुनिया में जो है वो उस पर अमेरिका पर तनकीद हुई, खुद अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो अमेरिका के खिलाफ करारदाद पास हुई और कहा जाता है कि अमेरिका हमेशा से ये स्टैंड रखता था कि वो किसी भी मुल्क के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करने जाता था तो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म का सहारा लिया करता था। अफगानिस्तान की बात कर लें, इराक की बात कर लें या किसी और भी मुल्क की बात कर लें, उसने जहां जहां हमला किया, यूगोस्लाविया पे हमला किया, उसने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। लेकिन अब खुद अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर उसको जो है वो बदी का महवर करार दे दिया गया है, उसको खुद जो है वो तनकीद का सामना है। तो अमेरिका का जो इमेज है आलमी तौर पर ट्रंप ने बहुत ज्यादा खराब किया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पर्सनैलिटीज दिखने में आती हैं सामने, वो दिखने में जो होती हैं वो हकीकत में वैसी नहीं होती हैं। और वही वाली बात कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। तो जनाब, जहां पर हम ट्रंप की बात कर रहे हैं अमेरिका के हवाले से, जहां पर हम मोदी की बात कर रहे हैं, तो उस हवाले से अगर और दीगर पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे वजीर ऐसे हैं, पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे पोर्टफोलियोज ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि नहीं यार इनकी जानिब से ये काम एक्सपेक्टेड है और ये यही काम करेंगे, लेकिन बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आती हैं। और अगर आम शहरियों की बात करें या आम लोगों की बात करें तो उनमें ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये कुछ काम कर सकते हैं या इनके अंदर कोई मर्ज है या किसी मुश्किल का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और अपनी जिंदगी की गाड़ी का पहिया चला रहे होते हैं। ऐसे ही
एक पोलियो के शिकार शख्स को हम भी जानते हैं, जिनके हवाले से हम आपको ये ज़बरदस्ती रिपोर्ट दिखाते हैं। आइए देखिए। चलिए जनाब, उस हवाले से जो है वो टॉप हेडलाइंस अभी हमारे पास आ गई हैं, तो ये पोलियो के हवाले से जो रिपोर्ट है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। एक बंद गली में वो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अपनी 15 साल की फेलियर का हिसाब लें उन लोगों ने जिन्होंने वहां अफगानिस्तान में जो गए थे। पैसों का हिसाब हमसे क्या लेते हैं, ले लें हमसे, हम पब्लिकली देने को तैयार हैं। अमेरिका का नए साल पर पाकिस्तान को इल्जामात और धमकियों से तोहफा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे का बीड़ा उठाया, गैरों की जंग अपनी सरजमीन पर ले आया, 70,000 जवानों की कुर्बानी भी दी, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप को कुछ नजर न आया और 33 अरब डॉलर्स की इमदाद को बेवकूफी करार दे दिया। कहते हैं अमेरिका ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाया, पाकिस्तान ने पनाह दी। ट्विटर पैगाम में डू मोर का मुतालबा ना माने पर नो मोर लिख दिया। पाकिस्तान का ट्रंप की जहर फिशानी का सख्त जवाब, अमेरिकी सफीर को दफ्तर खारजा बुलाया, मुतनाज़ा ट्वीट पर जवाब तलब कर लिया। एक एनआरओ है, एक ये है कि उनकी कोई इन्वेस्टमेंट है जो इनका कफील है, उसको बचाने जा रहे हैं। तो 2-4 किस्म के ये र्यूमर्स हैं मार्केट में। सारी अरबी दुनिया मिला है। तो जैसे कि हमने इंट्रो में कहा था कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं, और लीडरान जो हैं जो दिखते हैं वो होते वैसे नहीं है। तो ट्रंप के हवाले से ही लीडिंग स्टोरी है, तमाम ही अखबारात में है, जंग हो, एक्सप्रेस हो, डॉन हो, बिजनेस रिकॉर्डर हो या ट्रिब्यून हो। और जैसे कि कल ट्रंप ने एक ट्वीट की है और इंतहाई गलत किस्म की, गलीज किस्म की ट्वीट की और पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना उसने बनाया। उसने कहा कि अरबों डॉलर हमसे लिए गए और हमें जो है वो कुछ नहीं दिया गया। बहरहाल फौजी तर्जुमान ने कहा कि अरबों डॉलर का बयान बिल्कुल गलत है, वजाहत पेश की जाए। और ये दफ्तर खारजा ने बहरहाल कहा पाकिस्तान के, और फौजी तर्जुमान ने कहा कि कौमी बयानिए पर मुत्तहिद होना होगा और नो मोर का हम बार बार कह चुके हैं। ट्रंप के इल्जामात पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज भी किया है और हम आपको बताएं कि इन्होंने कहा था, अमेरिकी सदर ने कहा था कि पाकिस्तान झूठा है, धोखेबाज है, 15 साल में 36 खरब रुपए देकर हमने बेवकूफ़ी की है। तो बहरहाल ट्रंप को यह हम बताना चाहते हैं कि जो वो 33 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 15 सालों में हमें दी है, वो 33 अरब डॉलर जो है वो कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में भी दिया गया है, वो दीगर जो है वो चीज़ों की मद में भी दिया गया है। और पाकिस्तान ने अपने 70,000 लोगों की जानें जो हैं वो कुर्बान की हैं। पाकिस्तान के 10,000 से ज़ायद फौजी इस जंग में जो है वो शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ने बेपनाह सबा कुर्बानियां दी हैं और उसके बावजूद भी पाकिस्तान को कहा जा रहा है डू मोर, और पाकिस्तान की जानिब से अब कहा जा रहा है नो मोर, क्योंकि इस दफा पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है वो स्टांस इसलिए लिया है कि ट्रंप ने अब हद कर दिया। और ट्रंप के हवाले से जैसे ये ट्वीट सामने आई तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि मैं एक बयान पढ़ रही थी शुमाली अमेरिका के सदर का। वो कहते हैं कि जी जौहरी हथियारों का बटन हमारी मेज पर है, जब चाहे हम अमेरिका के खिलाफ जो है वो बटन दबा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रंप को नए साल के पहले दिन ट्वीट करनी चाहिए थी, तो शुमाली अमेरिका के हवाले से करनी चाहिए थी, शुमाली कोरिया के हवाले से करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये ट्वीट की तो पाकिस्तान के खिलाफ की और पाकिस्तान के बारे में की। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 16 साल गुजर चुके हैं, अमेरिकी 17 जनरल आ चुके हैं और उसके बावजूद भी अफगानिस्तान में अमेरिका उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ जिस तरीके से उसको कामयाब होना चाहिए था। जब उनके पहले जनरल आए थे तो उन्होंने जाकर खबर दी थी कि जी हमने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। 66% जो एरिया है उसके ऊपर अभी भी वहां पर जो तालिबान है उनका कब्जा है और अमेरिकी फौजी अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर सारा मलबा डाल रहे हैं। इसकी वजह से जब से अफगानिस्तान में ये मसला शुरू हुआ, जब से ये प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई, जब से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में अमेरिका के साथ मदद करना शुरू की, उसी वजह से उसी टाइम से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर भी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमारा मुल्क खुद भी दहशतगर्दी का शिकार है, क्योंकि जहाँ पर अमेरिका को पाकिस्तानी फ़ौज का साथ चाहिए, जहाँ पर अमेरिका को दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने के लिए
पाकिस्तान का साथ चाहिए। वहीं अब अगर अमेरिका हमारी कुर्बानियों को नहीं मानता है, हमारी कुर्बानियों को रिकग्निशन नहीं मिलती है, तो पाकिस्तान की जानिब से भी अब नो मोर का कहा जाएगा। और हमारे जो DGI-SPR, हमारे आर्मी चीफ अब साफ कह चुके हैं कि हमें इमदाद की जरूरत नहीं है, हमें अब रिकग्निशन की जरूरत है कि आप हमारी कुर्बानियों को तस्लीम करें। जो 70,000 जानों का नजराना हमने पेश किया, जिस तरीके से जाके हमने दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया और जिस तरीके से शुमाली वज़ीरिस्तान और मीरान शाह में हमारी फौजें लड़ रही हैं, उसको, उसकी कुर्बानियों को बिल्कुल अब माना जाना चाहिए। अच्छा सबा, जैसे कि आप बात करिए ना कि अफगानिस्तान के अंदर खुद इंसर्जेंसी है और इल्जाम हम पर डाला जा रहा है, इल्जाम हम पर डालते हैं। दाइश के हवाले से खुद आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं, आपकी फौज कह रही है, आपके जनरल्स कह रहे हैं कि दाइश जो है वो इस वक्त अपना सिक्का जमा रही है, अपने कदमों को मजबूत कर रही है अफगानिस्तान की सरजमीन पर, अफगानिस्तान की सॉइल पर। तो आपकी इस वक्त वहां पर अमलन हुकूमत कायम है, अफगान हुकूमत की अमलन हुकूमत कायम नहीं है, बल्कि आप लोगों की अमलन हुकूमत कायम है। तो आप लोगों को चाहिए कि वहां पर इंसर्जेंसी खत्म करें, वहां पर जो इस वक्त उनको सेफ पैसेजेस मिल रहे हैं, सेफ होम्स मिल रहे हैं, तो वहां पर जो है कार्रवाई की जाए। अफगानिस्तान में आपने TTP को पाल रखा है, पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी होती है TTP करती है, लेकिन अमेरिकी फौज भरपूर सपोर्ट करती है, कौमी धारे में आप नहीं ला सकते उन लोगों को, वहां पर मौजूद तमाम की तमाम सूरत हाल है। इस पर आपको जो है वो गहरी नजर रखनी होगी और आपको सख्त एक्शन लेना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके मुल्क में भी अमन आएगा और इस खित्ते में भी अमन आएगा। पाकिस्तान पर इल्जामात धरने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी अगर स्टोरी की हम बात कर लें कि पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है, तो जी पाकिस्तान का नैरेटिव यह है कि हाफिज सईद की तंजीमों, जमातुद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन को सरकारी तहवील में लेने का फैसला कर लिया गया है। अगर हमारी किसी भी NGO पर कोई तनकीद होती है, किसी भी जो है वो इदारे पर या किसी भी जो है वो तंजीम पर अगर तनकीद की जाती है, उसके हवाले से कुछ भी कहा जाता है, तो पाकिस्तानी हुकूमत हो या पाकिस्तानी इदारे मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि आप हाफिज सईद के हवाले से, हाँ बिल्कुल, हाफिज सईद के हवाले से आपने बात की, तो अब पाकिस्तानी पॉलिसी में, पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी में अब बिल्कुल चेंज आएगा। उसकी वजह यह है कि अब अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं करेगा कि हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है। हाँ, हम अमेरिका को बता चुके कहाँ हमारे जो वीक पॉइंट्स थे वो क्या थे, कि हमारी प्रोजेक्शन सही नहीं हुई, हमने जितनी कुर्बानियां दी, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जितना काम किया, क्योंकि हमारे पास तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं थे, हमारी खारजा पॉलिसी सिफर थी। और अब जब हमारे मिनिस्टर आए हैं तो वो शायद पैगाम को या तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज को टेबल के ऊपर क्लियर नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान की अब पॉलिसी क्या होगी, किस तरीके से अब अमेरिका को समझाया जाएगा कि जी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हमारी ये तमाम चीजें हैं, अगर आप इनको मानते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से अब नो मोर है। क्योंकि जब से CPEC आया है तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जो असर रसूख है वो पाकिस्तान में कुछ कम भी हो रहा है, और दूसरी जानिब शुमाली कोरिया से भी उसके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, और तीसरी जानिब अफगानिस्तान में वो भारत को एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देना चाहते हैं ताकि हमारे ऊपर जो है वो एक प्रेशर बना रहे, एक प्रेशर जो है वो कायम रहे। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लेते हैं भारत की, दूसरी जानिब बात करें अमेरिका की, तो इन तमाम ही ममालिक से, इन तमाम ही जो बड़े बड़े मुल्क हैं, इनसे पाकिस्तान को डेफिनेटली प्रेशर में लेने की कोशिश की जा रही है। और ट्रंप का जो ये ट्वीट आया है, इस ट्वीट के ऊपर बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं ममालिक के, बहुत सारे जो लोग हैं, तज्जियाकार हैं, खुद अमेरिका के अंदर लोगों में बड़ी तशवीश पाई गई कि अगर ट्रंप को ट्वीट करनी चाहिए थी तो उनको शुमाली कोरिया के लिए ट्वीट करनी चाहिए थी, उनको अपनी जो है वो पार दिखानी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था कि वो किस तरीके से शुमाली कोरिया से बच सकते हैं, उसकी पॉलिसीज से बच सकते हैं, उसके लिए क्या इकदाम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ट्वीट की तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जो कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फेलियर है, अमेरिकी फौज का जो फेलियर है उसको छुपाने के लिए उन्होंने ट्वीट किया। तो इसी हवाले से जो है वो ओवरऑल आज ट्वीट के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे, और कल का पूरा दिन ही पाकिस्तान में इस ट्वीट के हवाले से बातचीत होती रही। बिल्कुल, बहरहाल अब कुछ अपने नुमाइंदगान की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले लाहौर चलेंगे, वहां मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान, और उनसे जानते हैं कि आज कौन कौन से इवेंट्स हैं लाहौर में और मौसम कैसा है। बहरहाल बताइएगा तारिक, आज लाहौर में मौसम कैसा है और कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं? जी, मौसम की अगर बात करें तो कुछ सर्दी जो है वो बढ़ गई है, और सुबह सुबह आते हुए काफ़ी सर्दी लगती है। जब हम मोटरसाइकिल पे खास तौर पे जब मैं आता हूँ तो मुझे बड़ी सर्दी लग रही होती है, बड़ी सी जैकेट में पहन के आता हूँ, और उस सर्दी को कवर करने के लिए मौसम कुछ ठंडा ठंडा है और कुछ हवा भी चलती है, जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो और ठंड में इजाफा हो जाता है। और मौसमियात के मुताबिक इसमें कुछ मज़ीद चंद दिनों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अगर सियासी माहौल की बात करें तो बैनुल अक़वामी तौर पर और पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है वो काफ़ी हद तक गर्म है। जो वज़ीर आला पंजाब हैं शहबाज शरीफ, वो दुबई सऊदी अरब के दौरे के बाद उम्मीद है कि आज वो पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे, और उनके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और उनका जो ख़ास तौर पे 2018 का इंतखाबात है उसके हवाले से जो मंशूर
और के लिए कमेटी बनाई गई है, उसका भी इजलास है और वो मंशूर तय करेगी पीपल्स पार्टी का 2018 के इंतखाबात के हवाले से। इमरान खान की भी आज यहाँ पे आमद मुतवक्के है और वो भी लाहौर में आएंगे, तो आज बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ लाहौर में होने जा रही हैं। ताहिरुल कादरी के हवाले से नहीं बताया आपने, अगर इमरान खान भी लाहौर में होंगे, आसिफ अली जरदारी भी लाहौर में है और अल्लामा ताहिरुल कादरी तो हैं ही लाहौर में, तो कोई मुलाकात का इम्कान है या कोई फ़ोन टॉक का कोई? जी, ताहिरुल कादरी साहब से क्योंकि तमाम लीडरान जो हैं मुलाकात कर चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी मुलाकात कर चुके हैं, इमरान खान साहब भी मुलाकात कर चुके हैं और मुस्लिम लीग नून तो है ही उनकी अपोजिशन, तो इनसे मुलाकात हो चुकी है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से होगी, उनका एजेंडा भी सामने आ गया है। इंतहाई एक्टिविटीज होने जा रही हैं। रुक करेंगे पेशावर, जहां से हमें अपडेट करेंगे आमिर जमील, और आमिर जमील से जानते हैं कि पेशावर में क्या एक्टिविटीज हैं, क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां हैं। जी आमिर जमील। पेशावर का जो मौसम है वो आपको बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही। महकमे मौसमियात का कहना ये है कि मौसम जो है वो आइंदा हफ्ते भी खुश्क रहेगा, जबकि आवाम जो है वो इस बात की दुआएं कर रही है कि बारिश हो और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो, लेकिन ये जो खुश्की है और इसकी वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं वो जो है कम हो। सबसे ज़्यादा जो है वो ठंड जो पड़ी है वो -6 कालाम में पड़ी है और इसी तरीके से महकमे मौसमियात का ये कहना है कि कुछ हल्की फुल्की बारिश का इम्कानात तो हैं, लेकिन एक दिन के बाद, और वो भी बालाई इलाकों में। और दूसरा आपने पूछा कि यहाँ पर पेशावर की सूरत हाल क्या है, सरगर्मियाँ क्या होने जा रही हैं, तो सबसे अहम यहाँ पर स्पोर्ट्स के हवाले से एक यहाँ इवेंट हो रहा है। पेशावर ज़ल्मी के स्कूलों के हवाले से क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया था और आज उसका फाइनल है। सूबाई वज़रा जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे और बड़े अहम और दिलचस्प मैच होंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग भी मौजूद होंगे। इसके अलावा यंग डॉक्टर्स जो हैं उनके फिर एक दफ़ा हमें कुछ मसाइल देखने में आ रहे हैं और उस हवाले से वो आज प्रेस क्लब में एक आपने इवेंट्स के हवाले से भी बता दिया आमिर जमील और मौसम के हवाले से भी बता दिया। ये बताइएगा, परसों आयशा गुललई काफ़ी एक्टिव हुई थी, अपनी नई पार्टी बनाने का उन्होंने ऐलान भी किया था और कहा था कि तहरीके इंसाफ गुललई के नाम से वो अपनी नई पार्टी बनाएंगी और इस सिलसिले में पेशावर को सबसे पहले बेस कैंप बनाएंगी। तो कुछ एक्टिविटी नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में आयशा गुललई कोई अपना वहाँ पर पार्टी का दफ्तर खोलें या कुछ कैंपेन वगैरह चलाएं? देखिए, जिस तरीके से आपको भी पता है कि आयशा गुललई ने लाहौर में और इस्लामाबाद में कुछ कोशिशें भी की है, कुछ लोगों को अपने साथ मिलाने की भी कोशिश की है और वो उसमें कामयाब नहीं हुई। तमाम पेशावर के हवाले से अभी वो खामोश ही हैं कि उनकी कोशिश ये है कि वो लाहौर इस्लामाबाद से कुछ अहम लोगों को अपने साथ मिलाएं, लाहौर इस्लामाबाद से कुछ अहम लोगों को वो जमा करेंगी, उसके बाद फिर अपनी पार्टी बनाएंगी। और कहा कि कबायली जिरगे ने जो है उनको स्टेज पर बैठने से भी मना कर दिया था क्योंकि उनकी रिवायत के जो है बिल्कुल मुनाफी है। तो आयशा गुललई के हवाले से एक ओवरऑल पूरा शो करेंगे, उनकी पार्टी के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन आमिर जमील एक बड़ी जबरदस्त सी बात कर रहे थे और वो कर रहे थे कि पेशावर में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, जावेद आफरीदी की जानिब से स्कूल लेवल पर क्रिकेटिंग करवाई जा रही है। तो दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने जहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं, वहीं पर एक काम उन्होंने ये भी किया है कि पेशावर में उन्होंने अब जूनियर लेवल पर भी क्रिकेट करवाना शुरू किया ताकि टैलेंट जो है वो मिल सके। हाँ बिल्कुल, 80 के डेकेड हो गया या 90 का डेकेड जो देखा है उसमें जो हमारे पास ग्रेट स्टार्स थे उस सारे के सारे वो थे जो स्कूल लेवल से या बिल्कुल स्टेट लेवल से क्रिकेट खेली। और फिर जाहिर सी बात है, जब आप छोटी सी उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो आप फिर बड़े होकर और ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर बन जाते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल मसाइल होते हैं वो शुरू में अगर हल कर लिए जाएं तो फिर जब आप 20 साल या 21 साल की उम्र में टीम में आते हैं तो फिर बहुत अच्छी तरीके से आपको खेलने का मौका भी मिलता है और आप खेलकर दिखाते भी हैं। और इसी वजह से हमने देखा कि 80 की दिहाई हो या 90 की दिहाई, बड़े बड़े स्टार जो है वो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं। बिल्कुल, और पेशावर ज़ल्मी की हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप ऐसे ही जो है वो टैलेंट ढूंढ कर लाते रहिए और ऐसे ही पेशावर में जूनियर लेवल पर क्रिकेट गेम्स करवाते रहिए। अब हम बढ़ेंगे वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब, जहां पर मौजूद है नासिर काज़मी। नासिर काज़मी, गुड मॉर्निंग। आज यासिर नजर है हमारे साथ। यासिर नजर, गुड मॉर्निंग। आज ये बताइए क्या एक्टिविटीज हो रही हैं शहर इक़्तिदार में? जी बिल्कुल, आज भी शहर इक़्तिदार में काफ़ी मसरूफियात का दिन है। जिस तरह इमरान खान का जो धरना वाला केस था उसकी आज 2 जनवरी तक की डेट दी गई थी, दूसरी मुद्दत जो थी उसमें दूसरी दी गई थी जमानत की मुद्दत में। तो आज उसको इसकी समाअत है। कुछ देर के बाद तवक्को की जा रही है कि इमरान खान जो एहतसाब अदालत है वो पहुँचेंगे। इसके अलावा इसाक डार की जो आमदन से साजात केस की जो समाअत थी वो भी आज हुई है। मुख्तसर समाअत के बाद ये समाअत जो है 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गया है, क्योंकि नए प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है जिसमें इसाक डार के खिलाफ किसी भी किस्म की 17 जनवरी तक जो कार्रवाई है वो रोक दी गई थी, उसका बाकायदा तौर पे जो फैसले की कापी है आज इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में जो है
वो पेश की गई है, जिसके बाद ये समाअत भी मुलतवी कर दी गई है। तो इस तरह ये 2 अहम केसेस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी केस जो है वो भी इलेक्शन कमीशन में है, और दूसरी तरफ दीगर जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस आज भी जेर समाअत हैं और शहर इक़्तिदार का बदस्तूर जो है। अच्छा यासिर, जरा शॉर्टली ये भी तो बता दीजिए कि वो जो ट्रंप का कल ट्वीट सामने आया जिस पर वजारत खारजा ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया, फौजी तर्जुमान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया, उस सिलसिले में आज कुछ होना है, कुछ मुलाकातें होनी है? जी बिल्कुल, तवक्को तो यही की जा रही है कि उस हवाले से आज भी यही मुशावरत और उस हवाले से हिकमत अमली के हवाले से बातचीत होगी और कुछ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन इस हवाले से कोई शेड्यूल जो है वो नहीं दिया गया कि क्या क्या होना है। यासिर नज़र कर रहे हैं, शहर इक़्तिदार से कोई शेड्यूल प्लान नहीं किया गया। ये जरूर किया गया है कि दफ्तर खारजा तलबी की गई है, डेविड हेल की इस्लामाबाद में बुलाया गया और एहतजाज किया गया है, और आज काबीना का इजलास भी है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी होना है, जिसके बाद एक बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका को जवाब दिया जाएगा कि व्हाट इज पाकिस्तानी स्टांस टुवर्ड्स अमेरिका। तो गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं नफीस नईम, और उनसे जरा बात कर लेते हैं कि वो किस नज़र से देखते हैं और मुख्तलिफ अखबारात के एडिटोरियल्स क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के हवाले से। सबसे पहले तो ये बात करेंगे। तो नफीस, बड़ा ख़तरनाक किस्म का ट्वीट आ गया डोनाल्ड ट्रंप का, और बकौल कुछ लोगों के कि अमेरिका में तो अब उनको एक पागल सियासतदान डिक्लेयर कर दिया गया है, सर्टिफाइड पागल। नहीं है, देखिए अली, चाहे वो अमेरिका में उन्हें पागल डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने दुनिया को पागल बना दिया है। ये बात तो है कि अब उन्होंने, उनका जो ट्वीट है उस रियली द इंटायर कंट्री इज अबज़ विद दैट ट्वीट। लेकिन उस ट्वीट से पहले बहुत चर्चा है कि $33 मिलियन हमने बेवकूफ़ी की है पाकिस्तान को देख के, और हम बार बार जिता रहे हैं कि वो $33 बिलियन हमने दे दिए। $130 बिलियन हमारे लगे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, 17,000 हमारे लोग मारे गए, 3,60,000 अफराद इस जंग की नज़र हो गए जो अफगानिस्तान की जंग है। अमेरिका को अपनी कोताहियाँ नज़र नहीं आ रही, पूरे अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब पाकिस्तान ने से हमारे जो बयान आपने देखे हैं, चाहे ट्वीट की शक्ल में देखें, चाहे ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देख लें आप, अब हमारे काबीने का इजलास बैठ रहा है, कहने का मतलब है। लेकिन इस ट्वीट से पहले अली, इस ट्वीट ने एक बड़े ट्वीट को दबा दिया। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पहले अगर आपने एंटोनियो गुटेरेस का ट्वीट देखा, उनका बयान देखा हो, तो उन्होंने सारी कहानी क्लियर कर दी थी। उन्होंने बता दिया कि मैं जब 2017 में आया था, क्या एक किस पोस्ट पर वो बंदा बैठा है, कितनी बड़े इदारे का एक सरबरा है, और उसने क्या स्टेटमेंट दी है, वो दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उन्होंने ये कहा कि जब मैं 2017 में मैंने अपना ये न्यू ईयर की आपको वो नवीं सुनाई थी, तो मैंने आपसे कहा था, अपील की थी, आज मैं आपको रेड अलर्ट जारी कर रहा हूँ। अपील नहीं कर रहा, बल्कि आपको तंबीह कर रहा हूँ कि दुनिया इस वक्त तबाही के दहाने पे है। आप ना हमारे यहाँ, जिसे हम कहते हैं कि किस हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, उन्होंने अमेरिका पर बात रख के कहा है कि इस वक्त आपको सिर्फ यूनिटी चाहिए अगर दुनिया को बचाना है, वरना इस तरह के सूरत हाल मैंने कभी नहीं देखी। ये कौन कह रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा का चीफ कह रहा है ये बात। तो उन्होंने तो पहले वार्न कर दिया है कि इस वक्त अगर आपने ना आपके यहाँ तहम्मुल मिजाजी है, ना आपके यहाँ बर्दाश्त है, ना आप हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अब और सबसे बड़ी उन्होंने ये बात किया, जेनोफोबिया और नेशनलिज्म को जो है ना परवान चढ़ाया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? सब जानते हैं। यही बात हम करते हैं कि कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट है, और ज्यादातर जो है वो दुनिया इसी तरफ बढ़ रही है। अगर ट्रंप के हवाले से बात की जाए नफीस भाई, ट्रंप की ट्वीट के हवाले से तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलते हैं और मजीद अपनी पॉलिसीज को सख्त करेंगे। लेकिन न्यू ईयर का पहला दिन और ट्रंप की पहली ट्वीट, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इतनी जबरदस्त ट्वीट, आपको क्या लगता है कि न्यू ईयर के पहले दिन ट्रंप को अगर ट्वीट करनी चाहिए थी तो शुमाली कोरिया के हवाले से करनी चाहिए थी, जो उनको बार बार धमकियों पे धमकियां दे रहा है, जबकि पाकिस्तान तो यही कह रहा है कि जी बताएं दहशतगर्दों के ठिकाने अगर आपको पता है तो हम वो भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाना, ट्रंप ओवरऑल मैसेज किसको दे रहे हैं? देखिए सबा, ट्रंप ने हमें पहले भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया था। याद है हमें अक्टूबर में जब हमने एक अमेरिकन कैनेडियन बिल्कुल अमेरिकन कैनेडियन फैमिली को बचाया था, उसमें धमकी नहीं दी थी, उसमें तो थपथपी दी थी। नहीं, आपने उसके मैसेज को नहीं देखा। उस वक्त भी मैंने ये बहस की थी कि उसके ये मैसेज में, उसके अगर आप वर्डिंग देख लें, उसकी लैंग्वेज देख लें, उसमें धमकी थी। उसने कहा था कि एक तो उन्होंने ये क्लियर कहा कि अमेरिकी फौजियों ने मिलकर पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन किया, पहली। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब अमेरिका की इज्जत करना आ गया है।
ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को, हमें उम्मीद है कि एक सिग्नल है कि पाकिस्तान को, दुनिया को अमेरिका की इज्जत करना, एहतराम करने आया है। ये जो तारीफ की है ना, ये जिस मैं आपको बता रहा हूँ डबल स्पीक, अगर ये ऑरवेलियन, अगर आपने जॉर्ज ऑरवेल की किताब पढ़ ली हो 1984 तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ट्रंप ने ऑरवेलियन एरा कम से कम खत्म कर दिया। अली वो जो डबल स्पीक था ना, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, वो खत्म कर दी। जो क्रेडिट जाता है आज आपके जो नैरेटिव है, जो हमारा एक क्लियर नैरेटिव है, इसका क्रेडिट उस पागल आदमी को ही जाता है, सॉरी टू से, जिसने अपनी नैरेटिव को क्लियर करके हमें भी हमारे नैरेटिव को क्लियर बनाना। बिल्कुल नफीस भाई, आपको याद होगा जब हम ट्रंप के हवाले से बात कर रहे थे कि ट्रंप की पॉलिसीज ने पाकिस्तान की आंखें खोल दी और कम से कम हम सारे जो है वो एक पेज पर आ गए, वरना हमें यही होता था कि नहीं अमेरिका तो हमारा हामी है, अमेरिका तो हमारी बातें कर रहा है। आज आप देखें ईरान का, अब आप देखें, आपके चेंज देखें, आप कभी, हमने कल भी बात की थी, आप लोग मुझे नवीद दे रहे थे और खुशियां की बातें करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि कितनी खतरनाक बात होने जा रही है, और उसी के चंद लम्हों बाद ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया। हम देख रहे हैं अफगानिस्तान, हम अमेरिका ने पूरा पाकिस्तान का सारा वसाइल इस्तेमाल कर लिए, अफगानिस्तान पे अब अमेरिका, भारत को बैठा दिया। अमेरिका ने पहले, अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि हम एंटी टेररिज्म ऑपरेशन भी करेंगे और साथ में नेशनल बिल्डिंग भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद नेशनल बिल्डिंग हो गई, साथ में सिर्फ अब टेरर ऑपरेशन करेंगे। तो नफीस भाई, जब टेरर ऑपरेशन की बात हो रही है, उसके काम दे दिया भारत को, पाकिस्तान को कभी भी गवारा नहीं है। हमारा कैलकुलस, नफीस ये देखें, एक बड़ी तब्दीली आई है। पहले अमेरिका दुनिया भर का जो ठेकेदार बनता था, वो यूएनओ का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके ठेकेदार बनता था। अब उसको यूएनओ के प्लेटफॉर्म से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। बैतुल मक़दस जो अभी इन्होंने अपना सफारतखाना मुंतकिल किया है, यही हालिया मिसाल है। 129 ममालिक ने अमेरिका की मजम्मत करी, अमेरिकी फैसले के खिलाफ वोट दिया, धमकी दी गई अमेरिकी सफीर की जानिब से कि अगर हमारे खिलाफ वोट दिया तो अच्छा नहीं होगा। दुनिया के वो ममालिक जिनको हम जानते भी नहीं, ऐसे ऐसे नाम थे जिनको मैंने भी कभी नहीं सुना था, इंतहाई कमजोर तरीन ममालिक जिनकी फौज ही नहीं है, अगर है भी तो मतलब पुलिस से भी बदतर सूरत हाल है उसकी, उन तक ने अमेरिका के खिलाफ वोट दिया। तो अब अमेरिका को यूएनओ के प्लेटफॉर्म से हुकूमत का सामना। लेकिन अब अली मुझे बता दें कि अभी जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, हमने सुना कि अमेरिका अगर शहरों तक ड्रोन स्ट्राइक करेगा तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे। ये अंदिया है, ये बातें नहीं लगती। सुने मेरी बात, ये भड़क नहीं है। अगर अमेरिका ये इस तरह की हरकत करता है, आप कहाँ जाएंगे? आपका मीडियम क्या? अक़वाम मुत्तहिदा जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल में। जब तक पावर्स, वीटो पावर्स का हक हासिल है, जब तक सिक्योरिटी काउंसिल है, आप इस चीज को भूल जाएं कि अक़वाम मुत्तहिदा आपकी मदद करेगा। आपको बॉट ऑन बेसिस पर अपने पॉलिसीज चेंज करने की जरूरत है, अपने दोस्तों को मिलाने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकी भड़क है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के शहरों पर जो है वो ड्रोन स्ट्राइक करें। हमें आंखें मीच के ये शुतुरमुर्ग की तरह बैठना नहीं चाहिए, ये भड़क है। हमें अपनी तैयारी पूरी करना चाहिए, उसके बाद आप भड़क की बात करें। लेकिन एक बात ये भी देख लें कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ भी जो है वो बहुत ज्यादा शुरू हो चुका है। और रशिया की बात करें ना, तो इस वक्त रशियन कैंप में भी पाकिस्तान की आवाज मजबूती के साथ सुनी जा रही है। बिल्कुल, अल्लाह करे, बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये देर आए दुरुस्त आए। वो इंशाल्लाह। पेट्रोल बम अवाम को नए साल का तोहफा। सही, ये तो कल हमने बता भी दिया था। ये जंग का भी है, पेट्रोलियम के नर्ख और महंगाई का तूफान, और ये सोने पे सुहागा। जब लोग खुशियां मना रहे थे, वो जो फ्रेंजी थी उसको सबोताज करने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्टर ने किराया बढ़ा दिए। बिल्कुल बढ़ाएंगे। इमरान खान ने भी काफी जो है ना वो गुस्से का इजहार किया है, और आपने 4 रुपए 6 पैसे उस पे पेट्रोल पे बढ़ा दिए, 6 रुपए 74 पैसे केरोसिन ऑयल पे बढ़ा दिए, डीजल पे बढ़ा दिए, लाइट डीजल पे बढ़ा दिए, उस पे बढ़ा दिए। तो ये इसका सारा असर, अभी जो हम अली कह रहे हैं कि इसका सारा असर जो है वो एकदम हर प्राइसेस शूट अप हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट पर बढ़ जाता है। फिर कारोबारी एक बड़ी आम खबर जंग में लगी हुई है कि पाकिस्तान को $2 अरब का डिफॉल्ट ऑयल पेमेंट सऊदी पैकेज मिलने का इम्कान है। तो अगर ये मिल जाता है देखिए आने वाली हुकूमत के लिए तो होगा मसला, क्योंकि पैसे तो उसको देने होंगे, लेकिन तो ये क्या करके जाएंगे? जब तक आपको पैकेज मिलेगा तो ये कहाँ जा चुका होगा भाई। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो ये हाल है कि अब जैसे आपने कहा कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, ट्रांसपोर्टर से बढ़ा दिए हैं। आपकी देखिए ना, आपकी नाकिस पॉलिसीज की वजह से सिर्फ यही नहीं, अभी मिनी बजट आ गया, आपने हौजरी टेक्स्ट और दूसरी कॉस्मेटिक्स और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद आपका डॉलर, मिफ्ता इस्माइल को जो अपॉइंट किया गया, मिफ्ता इस्माइल टर्की देखिए, बांग्लादेश देखिए, भारत देखिए, अभी भी भाई आप टर्की और बांग्लादेश भारत के वहां पे रेट देख लें, आप उनकी करेंसी की वैल्यू देख लें। यही तो बात हो रही थी कि जब आप ये बयानियां रखते हैं कि हम जी कीमतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब भी
ये चाइना से कम है, ये मलेशिया से कम है, ये इंडोनेशिया से कम है, ये रशिया से कम है, या फलां ममालिक से कम है, या इस ममालिक से कम है, तो भैया वहाँ पे आप फीकस आमदनी भी तो देखें, फीकस आमदनी देख लें, लाइफस्टाइल देख लें, उनकी करेंसी रेट देख लें, उनके हेल्थ इश्यूज देख लें, उनकी फैसिलिटीज देख लें जो वो दे रहे हैं आवाम के लिए, दे रहे हैं स्टैंडर्ड देख लें आवाम का। आप एक मिसाल देके चुप के बैठिए, आवाम को मामू बनाए थे, ये गलत है। और ये और दूसरा एक ये कि माहाना बेसिस पर आपने रखा हुआ है और आप रिव्यू करते हैं प्राइसेस को, आप इसको सालाना बेसिस पर रख दें। आवाम की जान छुड़ाने एक तलवार लटकी होती है कि ये पेट्रोल प्राइसेस का बढ़ जाएंगे, मिनी बजट आते रहते हैं। तो ये हुकूमत को बहरहाल ये संजीदगी से सोचने की बातें हैं। चलिए नफीस भाई, पेट्रोल बम के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो जहाँ पर मिफ्ता इस्माइल की बात हो रही है, जहाँ पर अली कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने आते ही जो है वो पेट्रोल बम सोचा कि क्या मैं बढ़ाऊं, तो पेट्रोल के निर्ख बढ़ा दिए। हुकूमत अब भी ये नारा लगाती है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बड़ी बेहतर है, मईशत में हम फिर भी बहुत बेहतर जा रहे हैं जी, हमारे इतने कर्जे रह गए हैं, 3.6 कर्जे जो है वो हमने वापस करने। तो अब क्या लगता है आपको कि जो हुकूमत की पॉलिसीज चल रही हैं, शरीफ बरादरान वैसे ही बुहरान का शिकार है, दूसरा मिफ्ता इस्माइल आए, इतनी जल्दी वो ओवरकम कर लेंगे? हालांकि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर तो वो रहे हैं, लेकिन वो ये सारी सूरत हाल ओवरकम कर लेंगे? क्योंकि अभी भी 6-7 महीने तो है। देखें, एक आपकी गवर्नमेंट के हलकों से एक बात तो क्लियर सामने निकल आई है कि आपकी मईशत को व्हाइट से ग्रे में डालने की कोशिश की जा रही है। ये पहले से इंडिकेटर्स आने सारे ठीक है। दूसरा ये कि इस हुकूमत ने 4.5 साल में 18 बार पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए। सही। सिर्फ वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने 3 मरतबा इस साल इलेक्शन होने अभी 2-3 महीने रुक जाए, अभी कौम को बड़ी अच्छी खुशखबरियां मिलना शुरू हो जाएंगी, पेट्रोलियम प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, अल्लाह करे हमें उम्मीद है कि गैस की कीमतें भी कम हो जाएंगी। और हमेशा से हमने यही देखा है, जो इलेक्शन ईयर होता है तरक्याती काम भी बहुत होते हैं, आवाम की भी तरक्की होती है, आवाम की जो है ना वो खुशहाली भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमारी दुआ है कि हर साल इलेक्शन हुआ करे। ये अब आप बद्दुआ दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, नफीस नईम हमारे साथ मौजूद थे, एडिटोरियल बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने डिस्कस किए। गुड मॉर्निंग आज में यह वक्त आ गया एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। So welcome back to Good Morning आज। जी आप कुछ बात कर लेते हैं दहशतगर्दी के हवाले से। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे का बीड़ा उठाया, गैरों की जंग अपनी सरजमीन पर ले आया, 70,000 जानों की कुर्बानी दे दी, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप को कुछ नजर ना आया और $33 अरब की इमदाद को बेवकूफ़ी करार दे दिया। और साथ साथ कहते हैं कि अमरीका ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाया। आपको ये भी बताएं कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने जो है वो दहशतगर्दों को पनाह दी। उन्होंने ट्विटर पैगाम में डू मोर का मुतालबा ना मानने पर नो मोर लिख दिया है और पाकिस्तान ने ट्रंप की जहर फिशानी का सख्त जवाब दिया है। अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा बुलाया है, मुतनाज़ ट्वीट पर उनसे जवाब भी तलब किया है। एक पैकेज हमने तैयार किया है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए। अमेरिका का पाकिस्तान को नए साल पर धमकियों और इल्जामात से भरा तोहफा। आंखों पर पट्टी बांधे ट्रंप तिलमिला उठे और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा दिए। साथ ही अमरीकी हुकाम को भी बेवकूफ करार दे दिया। अमरीकी सदर ने ट्वीट में जहर अफशानी की और लिखा कि अमेरिका ने बेवकूफी से 15 बरस में पाकिस्तान को $33 अरब इमदाद दी। बदले में पाकिस्तान ने झूठ बोला और फरेब दिया। पाकिस्तान अमेरिका को बेवकूफ समझता रहा। हम अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाते हैं और पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और कहा कि अब पाकिस्तान को ऐसा करने नहीं देंगे। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्वीट किया गया है, कल ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान पर संगीन तरीन इल्जामात आयद किए गए हैं और बिला जवाज इल्जामात आयद किए गए हैं। पाकिस्तान ने पिछले 15 सालों में, जैसे कि हम मुसलसल 9 बजे से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 70,000 सिविलियंस की कुर्बानी दी है इससे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और लगभग 17,000 फौजी जवान जिसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं, ये हमारे शहीद हुए हैं और $130 अरब से जायद का हमें नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमसे मुसलसल डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। हमारी हुकूमत कह चुकी है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है कि अब नो मोर, हम कितनी कुर्बानियां दें। अच्छा, ये वही ट्रंप है जो कुछ दिनों पहले जो है वो कैनेडियन जोड़े को जब पाकिस्तानी फौज ने बचाया था, उनकी जान बचाई थी और उनको सही सलामत कनाडा पहुंचाया था, तो उस जोड़े ने भी शुक्रिया कहा था और खुद ट्रंप ने भी कहा था कि थैंक यू पाकिस्तान। तो ये वही पाकिस्तान है जिसका कुछ दिन पहले आप शुक्रिया भी अदा कर रहे थे
है और ये वही पाकिस्तान है जिसके हवाले से कुछ दिन पहले आप ये बात भी कर रहे थे कि जी पाकिस्तान वाकई में थोड़ा मिसबत अगर तब्दीली दिखाए तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। और ये वही अमेरिकन पॉलिसी है जिसने ये कहा था कि जी पाकिस्तान में अगर हम IDPs के हवाले से कोई मदद कर सकते हैं तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। तो जहां पर ये अमेरिका अपने स्टांस चेंज कर रहा है, अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहा है, वहीं पर ट्रंप की ये जो पॉलिसी है, कुछ लोग इसको ये समझ रहे थे कि ट्रंप की पॉलिसीज जो है वो बड़ी फुलिश है, ट्रंप एक बेवकूफ़ाना पॉलिसी के साथ जो है वो आगे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे तज्जियाकार और जो जितने भी सहाफ़ी हैं वो इसको यही कह रहे हैं कि बड़ी स्मार्ट किस्म की ये ट्वीट की गई है और ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है कि पाकिस्तान के ऊपर अब प्रेशर बिल्ड करना है। अच्छा, बहरहाल इस पर एक छोटी सी बात मैं ये ऐड कर दूं कि कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, कुछ मुतालबात हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान से मनवाना चाहता है और इसी वजह से ये ट्रंप हो गए या फिर उनकी काबीना के दीगर अरकान हो गए या फिर अमेरिकी फौज के जनरल हो गए, वो मुसलसल पाकिस्तान को तनकीद की जद में रखे हुए हैं और पाकिस्तान पर मुसलसल इल्जामात आयद कर रहे हैं। बहरहाल इस सिलसिले में भी बात करेंगे। अभी पाकिस्तानी सियासत पर बात कर लेते हैं। सऊदी अरब इन दिनों फिर से पाकिस्तानी सियासी सरगर्मियों का महवर बना हुआ है। शरीफ बरादरान की सऊदी आला हुक्काम से मुलाकातों को लेकर पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। क्या नवाज शरीफ की मुराद भर आएगी या अपोजिशन की ख्वाहिशात रंग लाएंगी? नवाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बड़ा दिलचस्प तबसरा भी किया है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो तबसरा भी किया है, इसीलिए हमें ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा इमरान इस्माइल ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सर सबसे पहले आपसे जो सवाल है वो ये है कि लंदन में पाकिस्तानी सियासत का महवर होता था, लेकिन अब सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। ऐसे में NRO और डील की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल को कैसा देखती है? अगर कोई डील हो गई तो क्या एक बार फिर नून लीग की बारी आने वाली है? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई NRO या कोई डील पॉसिबल है। कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, क्योंकि वो जो चूरन बेचना चाह रहे हैं वो उनकी अपनी पार्टी में कोई नहीं खरीद रहा, अलावा उनकी बेटी के। उनका भाई नहीं बात सुन रहा, चौधरी निसार नहीं बात सुन रहे, उनके दूसरे जो करीबी साथी थे वो दूर हट गए, क्योंकि नवाज शरीफ एक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सनद दे दी है, सनद याफ्ता करप्ट आदमी है और वो अब मुश्किल है कि पाकिस्तान की अवाम के सामने वो पेश हो सके अपना मुकदमा लेके। तो लिहाजा उनके पास एक ही मामला रह गया है कि वो इंटरनेशनल ताकतों को साथ मिलाएं, उन्हें वो फैसिलिटी दें जो वो पाकिस्तान में चाहते हैं। जैसे अमेरिका चाहता है कि वो अटैक करे पाकिस्तान पर, सर्जिकल स्ट्राइक्स करे, ख़ासतौर से मुरीद के आसपास वाले इलाके में। हिंदुस्तान की कुछ ख्वाहिशात हैं जिनको वो साथ मिला के प्रेशर डालना चाहते हैं हमारी फ़ौज के ऊपर। वो सारी चीज़ करने को तैयार हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो या ना हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं। सिर्फ वो अपनी ज़ात को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपनी पार्टी की गिरती हुई साख और अपनी पार्टी को स्प्लिट होने से बचाने के लिए जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सियासत का मरकज़ नहीं है सऊदी अरब, वहाँ पे भी बहुत सारे मामलात हैं। FZE जो इनकी कंपनी है, वो जिसका अकामा ये लेके घूम रहे हैं कि खाली अकामे पे मुझे निकाल दिया, वो अरबों रुपए की बल्कि अरबों रियाल की करप्शन में शामिल रही है। वो हेरा फेरी पैसों की, ब्लैक मनी के ट्रांसफर्स, प्रॉपर्टीज लेना, वो सारी चीजें इन्होंने की हैं। तो अब वो उसके ऊपर मुसीबत में पड़े हैं और उसको बचाने के लिए वहां बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि बरतानवी अखबार दी टाइम्स ने दावा किया है कि नवाज शरीफ सऊदी अरब की सालिसी में मुआहिदे के तहत जिला वतन हो सकते हैं और नवाज शरीफ पर दबाव डालकर शहबाज शरीफ को सियासी जानशीन बनाने का ऐलान किया गया है। चूंकि आप तौर से इस कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये कौन से इंसाफ करने जाएगा सऊदी अरब के? अपने यहाँ जो करप्ट शहजादे थे उनको तो उल्टा लटका के पैसे निकाल लिए, जो हमारे करप्ट बादशाह हैं उनको वो बख्श देंगे। ये होते कौन है जजा और सजा देने वाले? हमारा करप्ट आदमी हमारे हवाले किया, जो फैसला करेंगी वही हमें काबिल कबूल होगा। हमें कोई सऊदी अरब का फैसला या इस तरह की NRO हमें कबूल नहीं होगी। अच्छा ठीक है इमरान इस्माइल साहब, जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है उसका दावा है और वो अपने दावे पे बिल्कुल कायम, नवाज शरीफ को करप्शन केसेस से भी छुटकारा मिल सकता है। तो दूसरी जानिब इमरान खान PTI ने जो इतनी मेहनत की है और दूसरी जमातें भी इसमें शामिल रहीं नवाज शरीफ को नाअहल कराने में, तो सर आप लोगों की सारी मेहनत पर तो पानी फेर दिया जाएगा अगर नवाज शरीफ को छुटकारा मिल गया तो? क्योंकि जो अखबार है और जिस एंकर ने ये खबर शेयर की है वो ये कहते हैं कि जी ऐसा हो भी सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक लम्हा होगा कि जिस वक्त हमारी आला तरीन अदालतें
करप्शन के इल्ज़ाम पे किसी को ना, वो फिर कोई एनआरओ करके, कोई प्रेशर डाल के, कोई डीलिंग वीलिंग करके वो फिर से बाइजर शख्स कहलाए, ये होने नहीं वाला। कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को यहाँ पे ख़त्म होने देगी। हम इंशाल्लाह अगर ऐसी कोई हरकत हुई, ऐसी कोई चीज़ हुई तो भरपूर एहतजाज करेंगे और इस सिस्टम को तो हम नहीं आगे चलने देंगे जहाँ पे जजा और ईमानदार लोगों को सजा के अगेंस्ट। चलें, डील के हवाले से आप कह रहे हैं कि अगर हो तो आपकी पार्टी सख्त एहतजाज करेगी, लेकिन इमरान साहब एक बड़ा मसला है, मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर नहीं होते, और यही मेरा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं होते? नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर खुद आपकी जमात पीटीआई हो, अगर हम देखें कुछ अरसा पहले 2014 की बात कर लेते हैं, तारिर अल कादरी के साथ एक बैठक लगी थी लंदन में, इमरान खान लीग के कई सरकर्दा रहनुमा मौजूद थे, ऑपोजिशन पार्टीज के दीगर लोग मौजूद थे। तो इमरान इस्माइल साहब ये बताएं ना, मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर क्यों नहीं किए जाते? अभी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सऊदी अरब में हैं, कभी लंदन में होते हैं, कभी दुबई महवर बना हुआ है पाकिस्तान की सियासत का, इमरान खान लंदन में मौजूद। हमारे सियासतदान जितने भी हैं सब के सब अहम फैसले करने मुल्क से बाहर जाते हैं। नहीं जी, मुलाकात अगर किसी लीडर की हो जाए, खान साहब वहाँ गए थे, तारिर अल कादरी साहब वहाँ मौजूद थे, मुलाकात हो गई, कोई अर्ज नहीं। लेकिन जहाँ पे ये आप जो सवाल करें ना, ये इंटरनेशनल ताकतों को साथ मिला के और उनसे उनके थ्रू के ऊपर प्रेशर डालने के बराबर है। यानी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका से प्रेशर डलवाना, दूसरी तरफ अदलिया के ऊपर कोई और प्रेशर डलवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुल्क के खिलाफ होती हैं। अगर ये मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर ही होने चाहिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो मीटिंग्स होती हैं ये इंटरनेशनल कॉरिडोर्स को मिला के ये बड़ी ज़्यादती की बात होती है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यानी कि ब्लेम गेम के बाद अब प्रेशर गेम की सियासत की जा रही है और मुख्तलिफ कंट्रीज से प्रेशर डलवाया जा रहा है। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, रशीद साहब ने आज मीडिया टॉक में कहा है कि मैं अपोजिशन से कहता हूँ कि असम्बलियों से इस्तीफा देने का वक्त आ गया है और सड़कों पर निकलें। तो अब आप लोगों के बहुत करीबी साथी भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तो क्यों ना अच्छा हो कि शेख रशीद की बात मानी जाए और शुरुआत घर से हो। क्या पता आप लोग इस्तीफे दें तो सारी जमातें अपने इस्तीफे पेश कर दें, मतलब पूरी अपोजिशन ही। तो सर मेरे ख्याल में ये बड़ा जबरदस्त मौका है इस्तीफों का। हमारी पार्टी में ये बात अंडर डिस्कशन है। अच्छा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये मामला इस तरह जाते हैं तो असम्बलियों से इस्तीफा दे देना चाहिए और तमाम पार्लियामेंटेरियंस के तरीके इंसाफ के, और उसके बाद हम भरपूर एहतजाज की तरफ, वो एक फाइनल स्टेप होगा। उससे पहले कई मराइल बाकी हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के या प्रेशर बिल्डअप करने के। यानी कि आप इस्तीफे के हवाले से कह रहे हैं कि ये जो पूरी ऑपोजिशन को इस्तीफा दे रही फिल वक्त है, तहरीक इंसाफ सोच रही है कि इस्तीफे दे दिए जाएं। चलें, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ इस पर कितना अमल करती है। बहरहाल एक सवाल ये करना चाहूंगा कि मुरूसी सियासत का यू टर्न देखने में आया है। अभी हाल ही में नाहिल हुए हैं जहांगीर तरीन, अब उन्होंने अपने साहबजादे को नॉमिनेट कर दिया है और पीटीआई ने उसको ओन भी कर लिया है। तो सियासत में खानदानों की अजारादारी, जबकि इमरान खान साहब कई बार वाजे कर चुके हैं कि किसी को इजाजत होगी कि अपने रिश्तेदार को पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर आगे लाया जाए उसकी जानिब से, तो खानदानी सियासत जब नहीं चलने दी जाएगी, ये इमरान खान का वाजे तौर पर मौक़िफ़ है। तो अब तहरीक इंसाफ के आइन में भी ये बात लिख दी गई है, तो आज पीटीआई इसी तरफ जा रही है, मुरूसी सियासत की तरफ ही जा रही है। तो ये आपकी पार्टी के आइन के मियां अपना इमरान खान के नजरिए के खिलाफ बात नहीं है? नहीं, देखिए बात यह है कि हमें देखना है कि इलेक्टेबल या सबसे मौजूद तरीन आदमी कौन है। अगर वहाँ पे हमें इलेक्टेबल या सबसे मौजूद तरीन आदमी इस वक्त जहांगीर तरीन का बेटा लगता है तो उससे जरूर इलेक्शन लड़ाएंगे। हमारी जो बात है मरूसी सियासत की, इस तरफ के ये नहीं होगा कि इमरान खान के बाद, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो उसके बाद वो अपने बेटे को नामजद कर देंगे कि मेरा बेटा बनेगा, या अपने भाई को नामजद कर देंगे कि मेरा भाई बनेगा। वो पोजीशन जाहिर है कि यहाँ पे तो इलेक्टेबल बात हो रही है कि हमें तो अपनी सीट बचानी है, अपने नंबर्स बचाने हैं। वहाँ तो हम कर सकते हैं ये, लेकिन हम वहाँ नहीं कर सकते जहाँ पाकिस्तान की कोई असम्बली की या कोई गवर्नमेंट की कोई पोजीशन हो, सीट हो कि वक्फ हो गई कि जी फॉरेन मिनिस्टर जो है फलां साहब होंगे और उसके बाद उनके बेटे होंगे, उसके बाद उनके बेटे होंगे। ये मरूसी सियासत है ना, डायनेस्टी सियासत ये चलती है। पार्टी हम इमरान खान के बेटे के हवाले या इमरान खान के भाई के हवाले तो नहीं कर रहे। पार्टी तो इमरान खान अभी चला रहे हैं, उसके बाद पार्टी खुद फैसला करेगी कि किसने खान साहब को रिप्लेस करना है, अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी कोई तो। अल्लाह उनको जिंदगी दे, अभी तो वो ताज़ा दम है और हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है फिजिकली भी और मेंटली भी, तो वो चलाते रहे पार्टी। अच्छा सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आप जिस सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन
ये कहेगी ना जहांगीर तरीन साहब नहीं थे तो आपने उनके बेटे को चूज किया, तो इख्तिदार तो ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर यही अमल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती या इसके अलावा कोई और दीगर जमातें करती खानदान से, तो आप लोग उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाते। और अब जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब नून लीग भी बोलेगी और शायद पीपल्स पार्टी भी बोले। देखिए वो आप इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा। नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो वो चाहते हैं कि मेरी बेटी बन जाए। ठीक। शहबाज शरीफ साहब अगर नाअहल होंगे वो चाहते हैं मेरा बेटा बन जाए, वो चाहते हैं पीएम मेरी बेटी बन जाए। ये इनकी जायदादें नहीं है, ये इनके वालिदैन ने नहीं छोड़ा था प्राइम मिनिस्टरशिप और सीएमशिप के, वो जिसको चाहे बना दे। जो शरीफ खानदान से ना हो वो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं बन सकता, जो नवाज शरीफ का चमचा ना हो वो उनके साथ नहीं हो सकता। इनको कॉम्पिटिशन नहीं है, ये तो एक बादशाह चल रही है ना मुसलसल के नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, फिर हमजा शरीफ, फिर मरियम शरीफ, फिर हसैन शरीफ, फिर हुसैन शरीफ, फिर उसके बाद अगर बहुत दूर मामला निकलता है तो फिर समधी आ जाते हैं इसाकडार शरीफ। तो ये सारे मामला ये तो मैंने आपको कहा इलेक्टेबिलिटी की बात है कि कौन इलेक्टेबल है उसको वहाँ से लड़ा लें। ये नहीं मुमकिन कि अगर फर्ज करें कि हमने ये सोचा था कि जहांगीर तरीन साहब सबसे मौजूद तरीन आदमी थे लेट्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए या सीएम पंजाब के लिए, तो अब उनका बेटा उसकी जगह कंसिडर होगा। चले, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने वक्त निकाला। और सबक जैसे कि हमने मुसलसल उनसे यही बात करने की कोशिश की कि जिस तरीके से पीटीआई मुरूसी सियासत के खिलाफ है, तो ये बहरहाल उनका, लेकिन सवाल तो उठेगा कि अगर मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी को आगे लेकर आएँ, अगर वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ अपने बेटे को आगे लेकर आएँ, या फिर कोई भी अपना सियासतदान अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने किसी भी रिश्तेदार को आगे लेकर आए, तो यकीनन अगर वो की जो है वो फॉर्म है, तो फिर अगर जहांगीर तरीन अपने बेटे को सामने लेकर आ रहे हैं और पीटीआई उसको ओन भी कर रही है, तो ये भी मोरूसी सियासत की एक शक्ल है। बहरहाल पीटीआई को गौर करना चाहिए, अगर वो किसी पर तनकीद और इसी हवाले से तनकीद करती है जो वो खुद कर रही है, तो फिर उस पर भी तनकीद की जाएगी, उस पर भी उंगलियां उठाई जाएंगी। जहांगीर तरीन बिल्कुल राइट हैंड समझे जाते हैं इमरान खान साहब के, और अब डेफिनेटली अगर इख्तिदार ट्रांसफर हो रहा है तो तनकीद तो आपके ऊपर बनती है, क्योंकि अब तमाम जमातें बोलेंगी जरूर। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं अनुष्का और विराट कोहली के हवाले। अनुष्का और विराट कोहली जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक सीरीज से पहले विराट कोहली जो है वो अनुष्का शर्मा के साथ केप टाउन में सैर सपाटे में मसरूफ है और दोनों इन लम्हात को बड़ा जबरदस्त किस्म का एंजॉय भी कर रहे हैं। तो अरे अभी तो हुई है, विराट और अनुष्का का जनूबी अफ्रीका में हल्ला गुल्ला। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज तो 5 जनवरी से शुरू होगी। विराट और अनुष्का ने फुर्सत के लम्हात में केप टाउन में खूब एंजॉय किया। अनुष्का तो एंटरटेनमेंट की दुनिया की रानी है, फिल्म का सेट हो या सड़क कहीं नहीं शर्माती। जो मेरे पे हंसेगा। लेकिन विराट कम नहीं, शेखर के साथ रोड पर डांस करके रंग जमा दिया। $600 करोड़ से जायद के असासों के मालिक ये जोड़ा कमाने ही नहीं, बजट में भी माहिर है। शॉपिंग के लिए विराट और अनुष्का ने केप टाउन में 50% डिस्काउंट वाले स्टोर का रुख किया। अनुष्का का तो कुछ पता नहीं, लेकिन थोड़े ही दिनों में विराट अनुष्का के गए हैं। तो पैकेज आपने मुलाहिजा किया और सबा अलग ये रहा है कि शायद विराट कोहली को जो है वो क्रिकेट नहीं खेलनी और अनुष्का को शायद फिल्मों में काम नहीं करना है, सैर सपाटे जा रही है। अनुष्का को वापस जाके शाहरुख खान और रणबीर कपूर के साथ फिल्में जो है वो कंपाइल करनी है। खैर आपने जबरदस्ती इनकी एंजॉय कर रहे हैं दोनों, और ट्विटर पे उनके फैंस ने भी उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस दी हैं, उन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हैं। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अभी ब्रेक पर जब हम थे तो साहू से ये कह रही थी कि तुम्हारी चाय जो है मेरे ख्याल में लगता है कि खत्म नहीं होगी, तो बहरहाल क्या करूं, रिफिल करवाने की सहूलत यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल हम ट्रंप के हवाले से एक बार फिर बात करेंगे, जो उन्होंने कल ट्वीट में पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। पाकिस्तान पर जो है वो बेपनाह इल्जामात आयद किए हैं। दफ्तर खारजा ने इन इल्जामात को रद्द कर दिया है, फौजी क़यादत ने इन इल्जामात को रद्द कर दिया है। इस वक्त दिफाई तजियाकार इम्तियाज गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो गुड मॉर्निंग आज। ये बताइएगा ये क्या हो गया है ट्रंप को, किस तरीके के वो इल्जामात पाकिस्तान पर आयद कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं बाकायदा तौर पे? देखिए, जो उन्होंने करना था कर लिया है और वो बिल्कुल ऐन उसी पॉलिसी के मुताबिक है जिसका ऐलान
अगस्त गुज़िश्ता साल किया था, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि भारत के साथ मिलके पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ाया जाए। और मुसलसल आई थिंक एक पैटर्न उसमें नज़र आ रहा है। भारत का बयानिया है पाकिस्तान के बारे में, वो काफ़ी गालिब आ गया है अमरीकी इंतज़ामिया और अमरीकी सदर के तर्ज अमल में, और इसके लिए जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की तमाम क़यादत जो है एक ज़बान हो के इसका जवाब दे। सर, आपको क्या लगता है अभी तक जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड किया है, बताने की कोशिश की है कितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, अब क्योंकि उनका ट्वीट सामने आ गया है तो एक वफाकी काबीना का इजलास भी होना है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी होनी है, और एक वाज़े और एक जामे जवाब पाकिस्तान की तरफ से जाएगा। क्या स्टांस रखना चाहिए पाकिस्तान को? मेरा ख्याल है कि अब कह देना चाहिए कि आप जो चंद $100 मिलियन हमें मिलते हैं ये भी हमें नहीं चाहिए। आप अपनी हिफाजत अफगानिस्तान में खुद करें, हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो अहदाफ रखे गए थे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इंतज़ार दहशतगर्दी के लिए, उस पे शद्द-ओ-मत के साथ सिविलियंस और मिलिट्री जो ऑर्गन्स हैं सिक्योरिटी के, उनको अमल करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा इम्तियाज साहब, अभी कुछ अर्से पहले की बात है जब ट्रंप ने कहा कि हम अपने एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दुश्मनों के खिलाफ, तो एक अमरीकी दिनों बाद ही अमरीकी मीडिया के सामने आके ये कह दिया कि अगर ऐसा कोई फैसला किया भी गया और हमें हुक्म दिया गया तो हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे। ट्रंप को उनके घर में मुखालफत का सामना है, कई उनके ऐसे फैसले हैं जिसको कांग्रेस कबूल नहीं करती, पेंटागन कबूल नहीं करती, उनकी आर्मी कबूल नहीं करती। ऐसे में इनके इस बयान को हम इतना सीरियस लें क्यों? देखिए, हमें उनके बयान को सीरियस लेने की बजाय अपने घर के अंदर मामलात दुरुस्त करने चाहिए। सवाल ये है कि गुज़िश्ता 15-16 बरसों के दौरान जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, क्या उसकी बुनियाद पे सियासी और अस्करी क़यादत ने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की है जिसके तहत आप न सिर्फ उनके पैसों से इनकार कर दें बल्कि बबांगे दोहल दो टोक अल्फाज में उन्हें अपनी पॉलिसी की तरजीहात बताएं और उन्हें ये कहें कि अब आप ये जो है बंद कर दें। ठीक है। अच्छा सर, जहाँ पर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ट्रंप की और पेंटागन बहुत ज़्यादा तजाद नज़र आता है, ट्रंप कुछ कहते हैं, उनकी जो कैबिनेट है वो उसको जो है उसके अगेंस्ट जारी होती है, वहीं पर अब उनका ये ट्वीट सामने आया है जिससे डेफिनेटली हलचल तो है, पाकिस्तान में तो हलचल है, पूरी दुनिया में भी इस हवाले से हलचल है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए ये ट्वीट्स किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो दीगर ममालिक हैं हमें उनसे भी ताल्लुक चाहिए और हमें अब अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, रीबिल्ड करना चाहिए प्रेशर? देखिए, हमें अमेरिका से बराह रास्त माज़ाराई ना तो राहत आ सकती है, ना हम उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं और ना ही ये काम करना चाहिए। हमारा काम है अपनी भारत या दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना, जो कि इस वक्त किया भी जा रहा है। अलबत्ता जरूरत इस समझ की है कि हमारे मुल्क में ऐसे साबिक वज़ीर आज़म ना हो जो कि बिलवास्ता तौर पर दूसरे चले आपका ये मशवरा तक पहुंच गया होगा, जरा शॉर्टली इम्तियाज साहब ये भी बता दीजिएगा, ये जो आप मेरी अगर बात पूरी कर लेने दें तो फिर उसके बाद मैं अगला जवाब बोलिए। ये इस तरह आप नहीं कर सकते हैं। आपने जब मुझसे सवाल पूछा है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब एक मुल्क, ऐसा मुल्क जिसका साबिक वज़ीर आज़म बिलवास्ता तौर पे दूसरे ममालिक से ये कहता फिरे कि इस मुल्क की फौज ने मुझे निकाला है इक़्तिदार से, तो उस जाहिर है उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मजीद होंगे और उसके लिए ट्रंप जैसे लोगों को फिर पाकिस्तान की फौज पे मजीद दबाव बढ़ाने का मौका मिलेगा और जाहिर है उसका नुकसान पाकिस्तान ही को होना है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे इंतशार फैलता है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से बदगुमानियाँ फैलती हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि हमें ऐसे वज़ीर आज़म की बजाय एक ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो वाक़ईतन फौज पे भी एतमाद करता हो और फौज भी उस पर एतमाद करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और असल में कमिटी इसकी आपको इंटरप्ट कर रहे थे और आपसे सवाल करना चाह रहे थे। ये जो 33 अरब डॉलर की मुसलसल बात होती रहती है, इल्जामात लगते रहते हैं, तो हम आपसे यही जानना चाहते थे कि किस किस मद में दिए गए। बड़ी बात ये और आपको अगर हमारे साथ हुए तो ये सवाल भी आपसे करेंगे। बहरहाल ये बात बड़ी अच्छी कही इम्तियाज साहब ने कि इस पूरे मामले पर, खास तौर पर ये जो ट्रंप की ट्वीट है, इस मामले पर हमारी सिविल क़यादत और मिलिट्री क़यादत को एक पेज पर आना होगा और एक ही जो बयानिया है वो देना होगा। एक पेज पर तो हम हैं और उसका ऐलान बाज़ाब्ता दे दिया जाएगा। अच्छा जनाब, अब आपको बताएंगे कि हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने देते। ऐसे ही एक कराची से ताल्लुक रखने वाले अली रजा भी हैं जिन्हें लोगों ने बहुत रोका, बहुत टोका, मगर उन्होंने अपने दिल की सुनी और अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी बिल्कुल भी नहीं बनने दिया है। अली रजा की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
नाम अली रज़ा है और मैं एक डिसेबल एथलीट हूँ और मैं एक कंसल्टेंसी फर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ और फिटनेस बहुत फेवरेट हॉबी है। बस बचपन से शौक़ था कि मैं एक्सरसाइज करूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, किसी ने कहा नहीं मुझे कि या अगर मैंने सुना ही है किसी से तो बस यही सुना है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि आप डिसेबल हो, आप नहीं कर सकते, चोट लग जाएगी। तो वो बात मेरे जहन में थी, मैं क्यों नहीं कर सकता, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे खेलों में हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। 35, come on, 6. पोलियो इफेक्टेड है मेरी एक राइट लेग, तो उसकी वजह से मुझे होती हैं, लेकिन मैंने इस अपनी प्रॉब्लम नहीं बनाया। बेसिकली अपनी बाइक है, लेकिन उससे पहले जब बाइक नहीं थी, बसेस में सफ़र करना, और जो ऑफिस था मेरा वो भी 3rd फ्लोर पे था, सीढ़ियाँ चढ़कर जाना चढ़कर आना, तो वो अल्लाह का शुक्र है मैं कर लेता था। लेकिन ये है कि मैंने अपनी डिसेबिलिटी को कहीं भी अपने किसी काम में रुकावट बनने नहीं दिया। जब ये मुझे फ़िटनेस का शौक़ हुआ तो मैंने काफ़ी लोगों से इसका किया, दोस्तों से इजहार किया, तो उन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया कि नो यू कैन नॉट। तो मैंने फिर खामोशी से फ़िटनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया इंटरनेट पर। वो लोग देखे जो लोग इस फील्ड में हैं, फिर वो लोग देखे जो डिसेबल्ड हैं इस फील्ड में। फिर उसके बाद मेरा मोटिवेशन लेवल जो है वो अंदर से बढ़ता गया, मगर जब मैंने देखा मैं किसी और को बता रहा हूँ तो वो लोग ध्यान, तो मैंने उसको अपने का और खामोशी से मैं इंटरनेट की मदद से घर में ही अकेला वर्कआउट में स्टार्ट किया। प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं करने लगा हूँ, मेरे अंदर डेवलपमेंट हो रही है और मुश्किल नहीं है ये, तो उसके बाद फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। एक वीडियो आई जिसमें एक डिसेबल बंदा जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके पास, और देखा ये एक पूरी दुनिया शख्स वाहिद जिसके पास डिसेबिलिटी है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके पास। तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों नहीं फिर उसके बाद फिर मैंने उससे रिलेटेड मैंने सर्च स्टार्ट की। फिर मैंने देखा कि शख्स पुशअप्स कर और उसके जो दोनों पाँव हैं वो हवा में हैं और उसकी पूरी बॉडी का वेट उसके हाथों पर है। तो मैंने उसे अकेला ट्राई किया, घर में अकेले में ट्राई किया। मुश्किल हुई मुझे, लेकिन जो है मैंने हार नहीं मानी और फिर मैं करता चला गया। और मुझे यकीन होगा कि अब मैं ये पूरी दुनिया को दिखा सकता हूँ कि सिर्फ एक सोच होती है जो हमारे अंदर होती है, वो ही हमें नीचे लेकर आती है, वो ही हमें ऊपर लेकर जाती है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा गिनीज में जो है रिकॉर्डेड नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि ऑफिशियली एक ब्रांड है गिनीज वर्ल्ड का, तो मैं उसमें अपना नाम दर्ज करवा कर सर्टिफिकेट लेकर रहूँगा इंशाल्लाह। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा ये है अली रजा पर। और अली रजा ने जैसे कि बात की सबा कि सोच होती है वही आपको ऊपर ले जाती है, वही आपको नीचे ले जाती है। बिल्कुल, अपनी मासूरी का मजबूरी नहीं बनने देना चाहिए। अली रजा से सीखिए कि किस तरीके से वो हिम्मत करके आगे बढ़े। तो गुड मॉर्निंग, आज से फिलहाल इतना ही। चमके हवाले को बताया क्या फीडबैक रहा और हमारा आज का शो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक अब आप हमारी सोशल साइट पर दे सकते हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।